हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें हमने शुरुआत के 3 क्वेश्चन कर चुके थे और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हम आज कंप्लीट कर देंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखते जरा वन बाय वन हमारे पास क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है। देखो, रीड करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब इस क्वेश्चन के लिए नॉर्मली मैं एक कहानी सुनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास कोलकाता शहर हम घूमने गए एंड कोलकाता शहर में ढेर सारी टैक्सियाँ चलती हैं। उन टैक्सी वालों ने ये फिक्स करके रखा हुआ है, एक रूल फिक्स करके रखा। उन्होंने ये बोला है कि अगर आप टैक्सी के अंदर बैठ जाते, भले ही कहीं नहीं जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद भी हम आपसे एक तो चार्ज वसूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला क्या कि वो जो फिक्स चार्ज है वो 10 रुपये। बेसिकली वो जो 10 रुपये है वो कहीं फाउंडेशन में डोनेट कर देते हैं ताकि गरीब बच्चों को हेल्प हो सके एंड उनको फ्री एजुकेशन मिल सके। तो ओवरऑल उन्होंने ये ऐसा रूल बना के रखा है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप टैक्सी के अंदर बैठ जाते हैं तो एक फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि वो फिक्स चार्ज हमारे पास 10 रुपये। पहले समझते हैं एग्जाम्पल एंड उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। डन। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप हर एक किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो उसके हिसाब से हम आपसे 5-5 रुपये लेंगे। यानी कि अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा तो मुझसे 5 रुपये एक्स्ट्रा और वसूला जाएगा एंड टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना पड़ जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा मेरे पास 15 रुपये। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो अगर मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं तो मुझसे सबसे पहले तो एक फिक्स चार्ज वसूला जाएगा। वो फिक्स चार्ज क्या है हमारे पास? 10 रुपये। और अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपये है तो क्या ज़्यादा, मुझे ये बताओ कि मैं 3 किलोमीटर अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो क्या मेरे पास टोटल 15 रुपये होंगे? तो ये टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास? 25 रुपये। पहले बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई? वही क्वेश्चन हमारे पास यहां पर भी दे के रखा है। रीड करते देखो। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक तो उन्होंने फिक्स चार्ज करके रखा हुआ है। आगे चलते हैं। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एंड फिर आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसके हिसाब से पैसा लगेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं, द चार्ज पेड इज 105, मतलब टोटल 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब इस 105 रुपये के अंदर दो टाइप के चार्जेस होंगे। एक चार्ज तो रहेगा फिक्स चार्ज एंड दूसरा जो तुमने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। एंड आगे चलते हैं। फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर मैं 15 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं तो मुझे 155 रुपये देने पड़ेंगे। डन। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस। देखो ध्यान से, इसी को अपन लेट करेंगे एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, इसको भी अपन लेट करने वाले। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मुझे फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ द 25 किलोमीटर। ये तो बात की कहानी है कि अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करना हुआ तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो जो मुझे निकालना रहता है उसी को हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो यहाँ पे लेट करता हूँ कि लेट, यहाँ पे लिखता हूँ फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना हो गया? x। डन। एंड फिर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ कि चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y। चार्ज पर किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर का चार्ज आपसे कितना लिया जाएगा? y लिया जाएगा। अब जरा मुझे ये बताओ कि 10 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितना दे के रखा हुआ है? तो 10 किलोमीटर के लिए जो उन्होंने टोटल पैसे पे करे वो कितना है? 105। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? 105 रुपये। लेकिन इस 105 रुपये के अंदर दो टाइप के चार्जेस है। पहला चार्ज हमारे पास क्या है? फिक्स चार्ज, जो कि x रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपये लगता है और तुमने कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर, तो प्लस 10y भी इसमें जुड़ जाएगा और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 105। डन। वैसे ही जरा मुझे बताओ कि अगर मैं 15 किलोमीटर ट्रैवल करने जाऊंगा तो 15 किलोमीटर के अंदर सबसे पहले मैं x रुपये दूंगा, एक फिक्स्ड चार्ज, और 15 किलोमीटर का 1 किलोमीटर क्या हमारे पास y दे के रखा हुआ है, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15y इज इक्वल टू टोटल हमारे पास कॉस्ट इसका कितना पड़ेगा? 155 रुपये, 155। तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या हो गया मेरे पास? सेकेंड इक्वेशन। चीजें समझ में आई क्या बोला हमने? अब इस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फिक्स्ड चार्ज भी आ जाएगा और चार्ज पर किलोमीटर भी आ जाएगा। चलो जरा करते हैं स्टार्ट। देखो, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या देके रखे? एक देके रखा x प्लस में 10y इज इक्वल टू 105 और एक देके रखा x प्लस में 15y इज इक्वल टू कितना आ गया? 155।
एक मिनट, चलो देखते। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब मुझे इसको सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि x प्लस में 10y इज इक्वल टू कितना दे के रखा हो 105। जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस में 10y, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को उठा के मैं कहाँ पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। जरा मुझे बताओ सबसे पहले सेकंड इक्वेशन क्या है, तो ये दे के रखा हुआ है x प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। डन। और फिर x की वैल्यू उठा के जब यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 155। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 105 को जब मैं उधर भेजूंगा तो यहाँ पे सॉल्व होगा माइनस 10y प्लस में 15y, माइनस 10y प्लस 15y, ये जरा मुझे बताओ कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 को उधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा 105 माइनस 105। जब मैं इधर माइनस को करूंगा तो मेरे पास 5y इज इक्वल टू, जरा मुझे बताओ क्या 50 आ गया। देखो ध्यान से, हमारे पास 155 में से 105 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 50, तो मेरे पास y की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 5 कैंसिल होके मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 10। और जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू 10 आया तो इस 10 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। तो एक काम करता हूँ अपन अब यहाँ पे पुट कर देते इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जरा मुझे बताओ थर्ड इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y। अब जरा मुझे बताओ y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू में कितना आ गया 10, एंड 10 इंटू में 10 जब मैं करूंगा तो कितना हो गया 100, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10, ये हो गया मेरे पास 100, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया 5। यानी कि बेसिकली वो फिक्स्ड चार्ज कितना कर रहे हैं 5 रुपए, सबसे 5 रुपए तो लेंगे ही लेंगे, और हर एक किलोमीटर का कितने रुपए ले रहे हैं, वो 10 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, ये उल्टा ही सिचुएशन हो गया। एनीवे पहले बताओ ये चीज क्लियर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हमारे पास जो अभी आंसर आया है मैं बोलूंगा कि हमारे पास जो फिक्स्ड चार्ज अभी निकल के आया है वो कितना है 5 रुपए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज कितना लिया था x, और हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर, यहाँ पे लिखता हूँ चार्ज पर किलोमीटर कितना देके रखा हुआ है y, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। क्लियर हो गई इतनी बात, क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही था कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमने फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों ही निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे एक और चीज निकालना है कि 25 किलोमीटर अगर हम ट्रेवल करेंगे तो 25 किलोमीटर का कॉस्ट हमारे पास कितना रहेगा। यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे डालता हूँ, मैं बोलूँगा कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर अगर मैं निकालने जाऊँगा तो 25 किलोमीटर के कॉस्ट निकालने के लिए इसमें दो चार्जेस हैं। पहला है हमारे पास x जो कि फिक्स्ड चार्ज है, और दूसरा है 25 किलोमीटर के हिसाब से तो प्लस 25y। तुम जरा मुझे बताओ x की वैल्यू कितना देके रखा हुआ है 5 प्लस 25 इंटू में y की वैल्यू कितना देके रखा हुआ है 10, तो मेरे पास ये हो गया 5 प्लस में ये हो गया 250, और 250 और 5 को ऐड करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 255। ये हो गया मेरे पास आंसर। यानी कि अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 255 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर हल्का सा भी लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है तो इसको एक बार रिपीट करके देखो, अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास आ गया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, रीड करते पहले देखो, अ फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन में 11। एक फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन होता है x अपॉन में y के फॉर्म में। डन। ये ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ध्यान रखना ना। चलो हटाता हूँ इसको, रीड करते हैं, इन सबको हटाता हूँ। देखो, a fraction become 9 upon में 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। अगर किसी फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 9 अपॉन में 11। फिर देख क्या देख रखा, if 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5 upon में 6। अगर ऊपर नीचे 3 को ऐड किया जाए तो वो 5 अपॉन में 6 बन जाता है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द फ्रैक्शन।
तो अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना है तो इसके अंदर भी दो टर्म्स रहते हैं, एक रहता है न्यूमरेटर, दूसरा क्या रहता है डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेट ये करता हूँ कि लेट न्यूमरेटर सही है, कहाँ गया भाई न्यूमरेटर, कहाँ गया न्यूमरेटर को मैं क्या मान लेता हूँ x, एंड डिनोमिनेटर को मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे y। तो तुम जरा मुझे बताओ कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन में y। डन, इतना क्लियर हुआ। जैसे फ्रैक्शन x अपॉन में y हुआ तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा, उन्होंने देके रखा कि एक जो फ्रैक्शन यानी कि जो x अपॉन में y है ये क्या बन जाता है, इट बिकम 9 अपॉन में 11, ये हो जाएगा 9 अपॉन में 11। क्वेश्चन है कैसे बना, जब हमने न्यूमरेटर के अंदर भी 2 को ऐड किया, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और हमने नीचे भी यानी ये y हो गया ना सॉरी ये हमारे पास क्या हो गया y, देखो ये हो गया y प्लस में 2, तो अगर मैं x प्लस 2 करता हूँ y प्लस 2 करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 9 अपॉन में 11। अब जरा मुझे बताओ क्या अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, और हमें इक्वेशन ही तो चाहिए। करते हैं जरा 11 का मल्टीप्लाई जब मैं इधर करूंगा तो 11 इंटू में x कितना हो गया मेरे पास 11x, प्लस में 11 इंटू में 2 कितना आ गया 22 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया मेरे पास 9y प्लस 9 2 से कितना आ गया मेरे पास 18। और इन दोनों वैल्यू को जब मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया 11x प्लस में 22 माइनस 9y माइनस में 18 इज इक्वल टू 0। अब आगे ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को जरा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्या था बताओ 11x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 11x, फिर कोएफिशिएंट सॉरी वेरिएबल और कौन सा y वाला, ये है मेरे पास माइनस 9y। आगे चलते हैं, फिर प्लस 22 और माइनस 18, तो 22 में से 18 को जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि जो मुझे सॉल्व करके निकाला हमने कंडीशन के हिसाब से। अभी एक और कंडीशन बची हुई है, एक और कंडीशन कौन सी बची हुई है ध्यान से देखते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हमने 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया तो फ्रैक्शन 9 अपॉन में 11 की जगह 5 अपॉन में 6 बन जाएगा। चलो जरा करते हैं। तो हमने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम x प्लस में 3 अपॉन में y प्लस में 3 करेंगे तो ये बेसिकली 5 अपॉन में क्या बन जाएगा 5 अपॉन कहा गया 5 अपॉन में 6 बन जाएगा। और यहाँ पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना आ गया मेरे पास 6x प्लस 6 3 जा कितना आ गया 18 इज इक्वल टू 5y एंड प्लस कितना आ गया मेरे पास 15। देन अब इन दोनों को इस साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6x, ये पहले 5y को उधर लिखता हूं तो कितना आ गया माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये 5y प्लस 15 को इधर लेके आया, ठीक है, बस लिखा आगे पीछे। आगे चलते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 6 माइनस में 5y, और जब मैं माइनस करूँगा तो कितना आ गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। और अब जाके मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को एक साथ लिखूंगा और क्या करूँगा सिंप्लीफाई करूँगा। चलो जरा करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन देके रखा 11x माइनस में 9y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है, ये देके रखा हुआ 6x माइनस में 5y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। मुझे किस मेथड से सॉल्व करना है, मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या आ गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। डन। अब मैं किसी भी इक्वेशन को ले लेता हूँ, चलो फर्स्ट वाले इक्वेशन को ले लेते हैं, वहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल टू, इन दोनों को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 9y उधर गया तो प्लस 9, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो कितना हो गया माइनस 4। तो मेरे पास 11x इज इक्वल टू 9y माइनस में 4। 11 को क्या मैं उधर भेज दूँ, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास 11 है, इस 11 को हम कहाँ भेज देते हैं अपॉन में 11। डन, इतना क्लियर हुआ। इसको मैं क्या नाम देता हूँ थर्ड इक्वेशन, और इस थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट इक्वेशन थर्ड इन, कहाँ पे पुट करना है, इसको पुट करना है सेकंड में। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ही तो सॉल्व करके ये लेके आए हैं। तो जरा पहले सेकंड इक्वेशन में लिखता हूँ अगले वाले पे। देखो
सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, 6x माइनस 5y, यहाँ पे लिखता हूँ 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस 3 है क्या, जी हाँ प्लस 3 है। प्लस 3 को पहले उधर भेजता हूँ तो कितना हो गया, 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू -3। डन। अब ये वैल्यू को उठा के जब उधर पुट करूंगा तो x की जगह पुट करने हो गया 6 ब्रैकेट के अंदर 9y माइनस में 4 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 5y इज इक्वल टू -3। देखो ढूंढो 9y माइनस में 4 अपॉन में 11, 9y माइनस 4 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा तो मुझे 6 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 6 क्या हो गया मेरे पास 54 है ना। 54y माइनस में 6 4 जा कितना आ गया 24 अपॉन में 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अपॉन में 1 लेके अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 11, 1 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 54y माइनस 24 और 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 55y इज इक्वल टू कितना आ गया -3। और 11 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54y माइनस 55y, ये हो गया मेरे पास -y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 3 जा कितना आ गया -33। पहले बताओ यहाँ तक डन। और -24 को जब उधर भेजूंगा तो ये हो गया -y इज इक्वल टू 33। देखो -33 सॉरी -33 और -24 उधर जाएगा तो कितना आ गया +24। तो मेरे पास -y इज इक्वल टू, जरा मुझे बताओ कितना आएगा, क्या ये 9 आ जाएगा क्या, बिल्कुल ये -9 आएगा। और जब ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो मेरे पास y की वैल्यू कितना आ गया 9। डन। अब जैसे हमारे पास y की वैल्यू 9 आया तो इसको उठा के पुट कर दूंगा कहाँ पे, थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं ना पुट इन इक्वेशन, यहाँ पे चेंज करते हैं जरा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन के अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर। ढूंढो जाए थर्ड इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 9y, x इज इक्वल टू 9y माइनस में 4 अपॉन में 11। देखो यही क्या, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11। चलो जरा मुझे बताओ y की वैल्यू कितना देके रखा हुआ है 9, तो यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 9 इंटू में 9 माइनस में 4 अपॉन में 11। तो x इज इक्वल टू 9 और 9 कितना हो गया 81। डन। और 81 माइनस में 4 अपॉन में 11, तो मेरे पास x की वैल्यू जब मैं माइनस करूंगा तो 77 अपॉन में 11, ये कैंसिल होके मेरे पास x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7। समझ में आया, कैलकुलेशन लेंदी है, ठीक है, कैलकुलेशन इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता भी है ना बोर्ड्स एग्जाम के अंदर तो इसी लेवल का आता है। अभी जब मैं पीवाई को तुम्हें करवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितना आ चुका है 9। तो तुम जरा मुझे बताओ कि हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा वो होता है x अपॉन में y। तो ओवरऑल हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाला 7 अपॉन में 9, ये हो गया मेरे पास आंसर। समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लिटरली बता रहा हूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी तुमसे पूछ लिया, फ्रैक्शन के बारे में भी पूछ लिया, तुमसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ लिया, एंड ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। इसको बड़ा ही लंबा सॉल्व करने के बाद मुझे उम्मीद है कॉपी के अंदर एक एक स्टेप लिख रहे होगे और ऐसे ही लिखना रहता है। डन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना हम शायद कर चुके हैं क्या, जी हाँ ये कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो जरा इसको फिनिश करते हैं। देखो रीड करते हैं क्या देके रखा हुआ है, 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब क्या होता है, हेंस का मतलब हमेशा ध्यान रखना बाद में होता है, ठीक है। अगो का मतलब क्या होता है, पहले होता है। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। दो लोग हैं, जैकब और उसका सन, और 5 साल पहले की बात, 5 साल बाद की बात चल रही है कि जो जैकब की एज थी वो 3 टाइम्स रहेगी उसके सन की। आगे चलते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले की बात चल रही है, जैकब्स एज was 7 times of that of his son. What are their present ages? तो क्या मैं तुम्हें बताया था कि सबसे पहले अपन प्रेजेंट एजेस मानते हैं, फिर वहां से हम 5 साल बाद या फिर 5 साल पहले जो भी क्वेश्चन के अंदर दे के रखा हम वो करते हैं, एंड फिर जितने टाइम्स दे के रखा हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जरा देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं लेट करता हूं कि लेट जैकब्स एज is equal to x and his son is equal to, मैंने क्या मान लिया y। डन, क्लियर हो गई बात। चलो उन्होंने हमारे पास सिचुएशन ये दे के रखा हुआ है 5 year hence, तो यहाँ पे लिखता हूँ 5
ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस का मतलब क्या हो गया कि 5 साल बाद की बात चल रही है। डन। अगर मैं 5 साल बाद में जाऊंगा तो जा तुम मुझे बताओ, क्या मेरे पास जैकब की एज, यहाँ पे लिखता हूँ जैकब्स एज जो हमारे पास रहेगा, क्या वो x+5 हो जाएगा? ये कुछ ऐसी बात है कि फॉर एग्जांपल अभी मेरी एज जो है वो 20 साल है, ठीक है। अगर मेरी एज अभी 20 साल है तो मैं 5 साल बाद कितने साल का रहूंगा? 25 साल का हो जाऊंगा। किससे पता चला? 20 के अंदर हमने 5 से ऐड कर दिया। वैसे ही जैकब की एज कितनी दे के रखी है हमारे पास? x। तो अगर मैं 5 साल बाद की एज निकालूंगा तो क्या ये x+5 होगा? जी हाँ। और उसके सन का एज कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखता हूँ हिज सन एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ। ये हो गया मेरे पास y+5। और जब हम 5 साल बाद जाते हैं तो बोलता क्या? द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज कितनी है? x+5। द एज ऑफ जैकब इज विल बी 3 टाइम्स। जब भी मैंने बताया था कि एज वॉस वर विल आता था वहां पे क्या आता? इक्वल्स टू विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 3 टाइम्स, और सन की एज कितना देके रखा हुआ है? y+5। ये हो गया मेरे पास y+5। डन। अब जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया मेरे पास x+5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3y प्लस 5 3 जा कितना आ गया मेरे पास? 15। डन। ये 3y को इधर लेफ्ट में लेके आता हूँ, प्लस 5 को उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x माइनस में 3y इज इक्वल टू 15 माइनस में 5। तो मेरे पास x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। ये हो गया हमारे पास क्या? फर्स्ट इक्वेशन। डन। सेकेंड इक्वेशन जहाँ निकालते हैं ना, सेकेंड इक्वेशन में क्या देकर रखा? 5 ईयर्स एगो। तो हम 5 साल बाद चले जाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ 5 ईयर्स अगो। जब मैं 5 साल पहले जाऊंगा तुम जरा मुझे बताओ कि हमारे पास जैकब की एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x माइनस में 5, और उसके सन की एज क्या हो जाएगी? हिज सन एज इज इक्वल टू y माइनस में 5। मैंने बताया था ना मेरी एज कितनी है? 20 साल। 5 साल पहले कितने साल का रहा होऊंगा? 15 साल का। हमने क्या किया? 20 में से 5 को माइनस कर दिया। वैसे ही जैकब की प्रेजेंट एज x थी, 5 साल पहले जैसे हम गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और y माइनस 5। डन। रीड करते हैं। 5 ईयर अगो, हम चले गए हैं 5 ईयर पे अगो। जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब्स एज, ये हो गया मेरे पास जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज एज y माइनस 5, यानी उसके सन के एज के 7 गुना था। डन। आगे चलते हैं। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो गया मेरे पास x माइनस में 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7y। 7 5 जा 35 माइनस में 35। जब मैं 7y को इधर लेके आऊंगा तो x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस में 5। तो ओवरऑल x माइनस में 7y की वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 30। ये हो गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। और जैसे ही अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गया, हम इसको सॉल्व करेंगे और जैकब की एज और उसके सन की एज हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। चलो जरा करते हैं। देखो क्या देके रखा हुआ है, पहले दोनों इक्वेशन लिखते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है? x माइनस वाई, एक्स माइनस में 3y इज इक्वल टू 10। डन। ये क्या? देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। हाँ। और दूसरा क्या देके रखा हुआ है? x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या हो गया मेरे पास? सेकंड इक्वेशन। चलो फर्स्ट इक्वेशन चूज करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बताओ क्या हो जाएगा? x माइनस में 3y इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 प्लस में 3y। इसको मैं क्या मान लेता हूँ? थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे? सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर। सेकंड इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है? x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस 30। डन। ये उठा के जब मैं पुट करूंगा तो x की जगह क्या आ जाएगा? 10 प्लस 3y माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये 10 को जब मैं उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3y माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। अब जरा मुझे बताओ 3y माइनस 7y कितना होगा? ये हो गया मेरे पास माइनस 4y इज इक्वल टू इधर कितना हो गया? माइनस 40। जब मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास अभी क्या बचा हुआ है? y इज इक्वल टू 40 अपॉन में 4। क्या ये 4 को नीचे भेज दो तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी हो गई? 10। यानी कि उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 10 साल। समझ में आ रहा है? देखो आगे चलते हैं, और इस y की वैल्यू को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन के अंदर, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, पहले इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पे लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड।
जरा मुझे बताओ थर्ड इक्वेशन क्या दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा हुआ है x इज इक्वल टू 10 प्लस में 3y, डन, यही है क्या? देखो x इज इक्वल टू 10 प्लस में 3y, y की वैल्यू जब मैं 10 उठा के पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस में 3 इंटू में 10, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 10 प्लस में 30, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, 40 साल, उसके सन के प्रेजेंट एज कितनी है, 10 साल। तो ओवरऑल हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे कि देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 एंड हिज सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, और ये हो गया हमारे पास आंसर, है ना। बस यही क्वेश्चन थे, देख लो ध्यान से, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये थे हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस, जो बाकी के 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए थे, ठीक है। अभी तक हमने 3.1 फिनिश कर दिया, 3.2 फिनिश कर दिया, मुझे उम्मीद है तुमने भी फिनिश कर दिया होगा। अगर फिनिश कर दिया है तो कमेंट में जरा मुझे बताना है कि ऑल फिनिश्ड, डन, क्लियर होगी बात, है ना। अब हम अगली वीडियो से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले सीखेंगे क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड फिर एक्सरसाइज करेंगे। एंड इस वीक मैं तुम्हें PYQs भी देने वाला हूं जो कि 1 गो में आप सॉल्व करेंगे, अब थोड़ा करके नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम अब हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है। मुझे उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब मेरे हिसाब से कर ही लिया होगा अब अगर वीडियो देख रहे हो तो, है ना। एंड अपने दोस्तों को शेयर करना है, उनको बताना है कि बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें हमको समझ में आ रही है, आप भी ज़रा समझने की कोशिश करो एंड PYQ की सीरीज में ज़रा जुड़ जाओ। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।